हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार दरोगा से संबंधित रुक्मणी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ नए प्रश्न शामिल हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में तैयार किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेगा हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, तो यह स्वतंत्रता के बाद तीसरी शिक्षा नीति है। ध्यान रखिएगा, पहली कब आई थी? तो पहली 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में आई थी, और 2020 में जो आई ये तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है। और इसके तहत 10+2 शिक्षा मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी वन वर्ड वन हेल्थ। वन वर्ड वन हेल्थ इस बार की थीम थी। ध्यान रखिएगा, थीम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। और ध्यान रखिए, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटर यूनानी शासक था, और सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये किसके समय में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। और इसकी पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका जो है इसकी पुस्तक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। ये जैन धर्म का अनुयायी था, और इसने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केसरी। केसरी जो है किसकी पत्रिका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक की है। और ये किस भाषा में थी? तो ये मराठी भाषा में थी। एक और ध्यान रखिएगा, मराठा ये पत्रिका ये अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में थी मराठा। और बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था त्रिपुरी संकट के बाद। ये त्रिपुरी संकट हुआ कब था? तो ये 1939 में हुआ था। और इसी के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। और इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और बात करें हम 1938 को जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। तो आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम आजाद हिंद फौज के, सुभाष चंद्र बोस जो है कब सेनापति बने थे? तो 2 जुलाई 1943 को कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस इसके सेनापति बने थे। आगे बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के समय में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको पारित करवाने में ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रमुख भूमिका रही थी। और एक कब पारित हुआ था? तो ये 1956 में आया था। ठीक है, 1956 में आया था। कैनिंग की बात करें तो 1857 की क्रांति इसी के समय में हुई थी। और ये भारत का प्रथम वायसराय है। भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। ये मैथ का प्रश्न है, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से लेकर वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत ये मीमांसा से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी जो है। कौन है? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के कौन है? तो बादरायण जो है उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं। न्याय की बात करें, न्याय दर्शन, तो इसके प्रवर्तक कौन है? तो गौतम जो है इसके
प्रवर्तक हैं? गौतम। और वैशेषिक की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन है? कणाद, जिसे आप उल्लूक कहते हैं, ये वैशेषिक के प्रवर्तक थे। आगे बढ़ते हैं, ऋतुएं क्यों होती हैं? तो ऋतुएं जो होती हैं ये ऑप्शन बी, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण होती है। परिभ्रमण नहीं, परिक्रमण के कारण होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, दिन रात किसकी वजह से होता है? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन रात होता है। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे परिभ्रमण कहा जाता है, परिभ्रमण या घूर्णन कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? ग्रीनविच ये यूके में अवस्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहीं से अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा जो कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर, यहीं से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। और इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये यहीं से गुजरती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न तत्वों में कौन से भूपर्पट्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम पाए जाते हैं? अच्छा, अधिकतम और निम्नतम पूछ रहा है, तो सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी कि सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिका पाया जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आप लास्ट में आप मैग्नीशियम। सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। और सबसे कम कौन सा पाया जाता है? सबसे कम मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये कहां पे स्थित है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है, बहुउद्देशीय परियोजना दिया है और नदियां दी हैं। इडुक्की परियोजना ये केरल में है। और किस नदी बात करें नदी की, तो ये पेरियार नदी पर है। माताटीला की बात करें तो ये बेतवा नदी मध्य प्रदेश में है। नागार्जुन सागर तेलंगाना में कृष्णा नदी पर है। ये पोचमपाद ये गोदावरी नदी पे है। ये इस हिसाब से आप मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्थानांतरणीय कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। देख लेते हैं, स्थानांतरणीय कृषि जिसे आप झूम खेती कहते हैं, ठीक है, इसे ही झूम कृषि कहा जाता है। पहला कह रहा है इससे भूमि की जुताई नहीं, इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, तो ये सही है। और इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, तो ये भी सही है। तो यही दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, 1 और 2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये डिगबोई में स्थापित किया गया। कहां पर है? ये असम में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, ये बरौनी कहां पे है? तो बरौनी ये बिहार में है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? तो जिम कार्बेट की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में इसकी स्थापना की। पहले इसका नाम जब स्थापना की, इसका नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क इसका नाम था। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क इसका नाम था। बाद में इसका नाम जिम कार्बेट रखा गया और फिर इसका नाम अभी हाल ही में चेंज किया गया। क्या रखा गया? इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, बांदीपुर की बात करें तो ये कहां पे है? कर्नाटक में। और वेलवादर ये कहां पे? गुजरात में। पेरियार कहां पे है? तो ये केरल में है। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार ये दक्कन ट्रैप में पाया जाता है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यानी सभी, ऑप्शन डी सभी में पाया, सभी प्रदेशों में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, काली मिट्टी इसे और क्या कहा जाता है? इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। और ये कपास के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। अम्लीय वर्षा जो है किसकी वजह से होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीकों में सिंहों की संख्या कितनी है? जो शेर है उसकी संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है 4 है। और राष्ट्रीय प्रतीक है क्या? तो अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक है। और इसमें कितने शेर हैं? तो 4 हैं। आगे बढ़ते हैं, किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? यानी जो संविधान सभा थी वो अंतरिम संसद के रूप में कब कार्य की? तो ये 26 जनवरी 1950। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम संविधान सभा की बात करें तो इसका गठन जो है कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था उसके तहत किया गया था। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी
पहली बैठक हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, जिसे आप अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं, वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। वित्त आयोग की जो सिफारिश होती है उसको संसद में कौन रखवाता है, तो राष्ट्रपति रखवाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 281 के तहत है, 281 में इसका उल्लेख किया गया है। अच्छा, वित्त आयोग की बात करें तो ये जो है किस आर्टिकल में है, गठन इसका 280 में है। ठीक है, 280 में है। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है। कौन सा प्रस्तावना पूछ रहा है, प्रस्तावना क्या नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूजा की समानता ये प्रस्तावना में नहीं है। देखिए, प्रस्तावना की बात करें, ये तीन प्रकार के न्याय की हमारी प्रस्तावना जो है ये 3 प्रकार की न्याय की बात करती है। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। कौन कौन से, ध्यान सुनिएगा, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समानता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है, पूजा की समानता की बात नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देख लेते हैं। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, सही है। पहले ये मूल अधिकार था आर्टिकल 31 में, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन, ध्यान रखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया और ये अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस आर्टिकल में है, तो ये अब आर्टिकल 300A में इसको शामिल किया गया, कानूनी अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है, नहीं, धन बिल को नहीं रोक सकती, बस क्या यानी धन विधेयक को रोक नहीं सकती, बस सिफारिश की मतलब क्या कर, सिफारिश का प्रस्ताव रख सकती है और उसको माने या ना माने ये लोकसभा पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। अगर भारतीय संविधान को की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया था, ये भी सही है। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1976 में हुआ था। और संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जाता नहीं, तो क्या होता है, उसमें जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका पहला सही हो जाएगा और तीसरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। देखिए, हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात कही है। अच्छा, आपातकाल उपबंध जो है संविधान के भाग 18 में है। ठीक है, आर्टिकल की बात करें तो ये 52 से लेकर 352 से 360। देखिए, 352 में क्या है, 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में क्या है, तो ये राष्ट्रपति शासन है। 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में क्या है, तो हमारा वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल 360 में है। तो कह रहा राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है कब, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। राज्यपाल के लिखित, ध्यान रखिए, लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा। जो राज्य का संविधान है, राज्य का शासन जो है, इस संविधान के उपबंधों के अनुसार जब नहीं चलता है तब यह राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। देखिए, पहले हम संविधान संशोधन की बात करते हैं। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 368 में है। आर्टिकल 368 में देखिए, अब 3 प्रकार संशोधन जो विधेयक होते हैं 3 प्रकार से पास किए जाते हैं। कौन कौन से, पहला आपका साधारण बहुमत से है, पहला साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है। दूसरा विधेयक होता है, कुछ विधेयक होते हैं जो विशेष बहुमत चाहिए होता है उसके लिए। और तीसरा होता है संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के होना जरूरी होता है। ठीक है, इसमें जो संसद का विशेष बहुमत भी होता है और जो विधानमंडल होते हैं उनसे भी अनुमति लेनी होती है। तो कौन से विधेयक हैं, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी विधेयक होता है और संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी विषय शामिल हो। आप ये जो हो जाएगा आपका 1, 2, 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर, सॉरी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 1, 2 और 3, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है।
तो अल्पा अवधि चर्चा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान आकर्षण जो प्रस्ताव होता है, ये किसी भी जो ज्वलनशील विषय होता है उस समय उस पर चर्चा करने के लिए इसे लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय प्रस्तावना के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ का प्रश्न है, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा आप लोग टेलीग्राम से। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासक होते हैं। सही है, गवर्निंग काउंसिल में मुख्यमंत्री होते हैं और जो उपराज्यपाल होते हैं वो होते हैं। और नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, नहीं 7 नहीं होते हैं, 4 केंद्रीय मंत्री होते हैं। ठीक, और नीति आयोग की बात करते हैं, कब आया था? तो ये 1 जनवरी 2015 में आया था। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1 ही सही होगा, और केवल एक ही सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। 7 नहीं होते हैं, 4 मंत्री होते हैं। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में इसके सीईओ कौन है। ठीक है, सीईओ और इसके उपाध्यक्ष कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना है, तो ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयोग सभी नीतियों। देखिए, निजीकरण की नीति को, वैश्वीकरण नीति को, उदारीकरण, जिसे आप एलपीजी कहते हैं, जो 1991 में आया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा हमने एडुटेरिया, ज्ञान बिंद का भी प्रैक्टिस सेट शुरू किया है और सभी का हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है, कई बार प्रश्न आ चुका है ये। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, केवल 3, भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है, देख लेते हैं। विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत किसने दिया? तो फैराडे ने दिया है। ठीक है, अनुनासिकता के सिद्धांत, देखिए आपको जो सबसे पहले आ रहा है उसका मिलान कर लीजिएगा। तो आप कितनी बार मैं बता चुका हूं अनुनासिकता सिद्धांत, ये कई सारे प्रैक्टिस सेट में आ चुका है ये। तो ये इसके जो है सिद्धांत किसने दिया था? तो मेंडल ने दिया था। जड़त्व का नियम किसने दिया था? आप सभी को पता है, न्यूटन ने दिया था। प्राकृतिक वर्णवाद, तो ये दिया था आपका, चरणवाद होगा, डार्विन ने दिया था। ठीक है, इस हिसाब से मिला लीजिएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है, यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी सी कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, आप सी और एमजी के सल्फेट, सी और एमजी के क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कैप्सूल का आवरण, जो कैप्सूल होता है, टैबलेट होती है, उसका जो आवरण होता है वो किससे बना होता है? तो ये स्टार्च का बना होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो वैद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है वो एनोड पर होता है, और एनोड जो है कैसा, ये इस पे धनायन होता है। और जो कैथोड होता है, कैथोड पर क्या होता है? अपचयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अपचयन होता है किस पे? कैथोड पर, और ये ऋणायन है। आगे बढ़ते हैं, एथिलीन अणु की आकृति, एथिलीन अणु, देखिए एथिलीन क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? C2H4। तो इसकी आकृति क्या होती है? देखिए C डबल बॉन्ड C, H H H H, तो ये हो जाएगा समतल त्रिकोणी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है ये वैकानूर से छोड़ा गया था, ये कजाकिस्तान में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट, यहाँ से छोड़ा गया था। और इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था IRS-1A। ठीक है, ये भारत का पहला क्या था? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। और ये कब छोड़ा गया था? 17 मार्च 1988 को यह छोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? तो ये संकलक, जिसे आप कंपाइलर कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, C3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 और CH डबल बॉन्ड CH और इसके बाद CH3, इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अच्छा, इसका IUPAC नाम क्या है? तो एल्केन है। ठीक है, एल्केन का ये है। आगे बढ़ते हैं, राडार का प्रयोग किया जाता है, जो राडार होता है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? मनुष्य में प्राकृतिक रूप से कौन सा नहीं होता? तो शीशा नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो रक्त का थक्का उस बनने में कौन सा विटामिन सहायता प्रदान करता है? तो विटामिन के। आगे बढ़ते हैं, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों के प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है? देखिए, इसे क्या कहा जाता है? डीपीटी का टीका कहा जाता है, यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस जिसे काली खांसी कहते हैं, और टिटनेस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र में गोताखोर निम्न में किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा, इसी से हमें पता चलता है कि आपको जो है वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। और कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने अपने स्कोर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, खानों में विस्फोटकों का सबसे महत्वपूर्ण कारक, जो खान होते हैं उसमें जो विस्फोट किया उसका महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। मीथेन का हवा से मिलना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा? तो विकिरण के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आंख में धूल जाती है और तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है? जब आंख में धूल जाती है तो कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो आपका हो जाएगा नेत्र श्लेष्मा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे आप कंजक्टाइवा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता प्रदान करता है? कई बार प्रश्न आ चुका है, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसमें। ऑप्शन सी श्वेत रुधिर कणिका, यानी WBC। ये क्या करता है? शरीर में रोगों से रक्षा करता है, WBC। लाल रुधिर कणिका की बात करते हैं, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें होमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी की वजह से रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। और इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। अगला प्रश्न है, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलानिन के संबंध में निम्न में कौन से कथन सत्य हैं? अच्छा, त्वचा का रंग का निर्धारण कौन करता है? तो मेलानिन करता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। यह एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत में पाया जाता है और यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपार दर्शक होता है। तो यही सही हो जाएगा, सिर्फ 2 सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर्फ 2। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है, तो आप क्यों होता है? ऑप्शन डी वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। तीसरा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कह रहा कौन सा? अहमदाबाद में स्थित है। तो पहला और दूसरा जो है ये अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। बाकी विक्रम साराभाई केंद्र जो है ये कहाँ पे है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है अंग कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी खाद्य एवं कृषि संगठन, ये इसका अंग नहीं है। इसके कितने अंग है? इसके 6 अंग हैं। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यासी परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। 6 इसके हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है? तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, एपेक का जो है क्या है? सदस्य नहीं है। और देशों के राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ, अब पूछा जाता है कॉमन वेल्थ की सदस्यता जो है भारत ने कब ग्रहण की थी? तो 1949 में की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ जो है इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न,
विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? तो ओलंपिक में हॉकी खेल जो का भाग लिया था, ठीक है, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रथम ओलंपिक कब हुआ था? प्रथम आधुनिक ओलंपिक ये 1896 में एथेंस में हुआ था, ग्रीस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? आप सभी को पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और अभी हाल ही में 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो दामोदर मौजो को प्रदान किया गया है। गोवा के हैं ये, इसको ध्यान रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार ये किसमें दिया जाता है? पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। मैक्सवेल पुरस्कार इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। भारत रत्न ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। अगला बढ़ते हैं, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी जनसंख्या कितना है? तो 31.16। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स के। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार क्या होता है? तो ऑप्शन सी अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े, तो उसे क्या कहा जाता है? कर का प्रतिगामी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता? यानी कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है? तो ये विदिशा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? गरुड़ स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पे है? तो ये विदिशा में है। ठीक है, विदिशा मध्य प्रदेश में है ये गरुड़ स्तंभ। ठीक है, और ये किसका है? तो ये हेलियोडोरस द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, प्रयाग और बात करते हैं प्रयाग स्तंभ अभिलेख की, तो ये समुद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया था। भीतरी स्तंभ लेख, तो ये स्कंदगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख, तो ये मालवा नरेश यशोवर्मन का है। अगला प्रश्न है, रेखागणित संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में किसे प्रदान किया जाता है? तो बौधायन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौधायन। इन्होंने वर्ग को वृत्त में तथा वृत्त को वर्ग में बदलने का नियम दिया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? कई बार प्रश्न आ चुका है, तो अलबुर्नी आया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? तो ये अलबुर्नी की पुस्तक है। ठीक है, अच्छा, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते हैं, शेर शाह के समय ताबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो ये 64:1 थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन ये जो है एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पे हुआ था? तो ये वियतनाम में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। और इसके जो है किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो हुइन फू शो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हनोई समझौता जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। कब हुआ था? 1946 में। किसके बीच? फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने वर्ष 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था? तो लेनिन ने लागू किया था 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति को। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील जो है ये तंजानिया और युगांडा के बीच क्या सीमा बनाती है? और इसी से जो है नील नदी निकलती है। ठीक है, नील नदी। अगला प्रश्न है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ ये कहाँ पे है? तो ये हवाई द्वीप। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटली की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली, विसुवियस ये इटली की है। जापान में कौन सा है फेमस? तो फ्यूजियामा है। अगला प्रश्न है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। तो पेरिनीज पर्वत ये फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुले नदमुखों
के दशान से संबंधित तट है, तो वो रिया तट है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो ये अगस्त काम्टे ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये भी अगस्त काम्टे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है? तो ये उप संस्कृति का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 जुलाई 2003 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो आप सभी को पता है, अजित पवार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जुलाई 2021 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एपी शाही को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो, एपी शाही। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया? कई बार आ चुका है ये, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। और भारत का इसमें स्थान क्या है? तो 126वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं, उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी? ये कई सारे एग्जाम में प्रश्न बना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरू। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये तंजानिया में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया? तो ये नामित किया गया आपका लालियान जुआला चांगते को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ था? आप सभी को पता है, तो भारत की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, SCO का। और जो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आपका बीजिंग में है। ठीक है, बीजिंग में है। आगे बढ़ते हैं, 17-18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, जून 2023 में करंट से रिलेटेड सारे प्रश्न है ये। जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार में दिया? तो ये आपको वियतनाम को दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, वियतनाम। अगला प्रश्न है, किस एजेंसी द्वारा 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया? किसके द्वारा? तो NIA के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अला, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जगन्नानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में चला गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश में विकसित किया गया? तो ये कहां पे विकसित किया गया? तो अमेरिका में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारत राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो किस राज्य ने किया? तेलंगाना किया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए? तो ये आपका बुरुंडी में किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है। अगला प्रश्न है, MDIN 15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 जिसे 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये कहां पे लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।